So today we are going to do most probably the last topic of this chapter, molecular orbital theory, और टाइम रहा तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर लेंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या? देखो हमें ये बात तो पता है कि एटम जब कंबाइन होंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर 1 में देख चुके हैं किस तरीके से एटम वगैरह बनते हैं, फिर दो एटम कंबाइन हुए मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल कंबाइन किस टाइप से। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पुराने अपने थ्योरी की बात करते हैं तो उन्होंने कई तरीके से शेप्स के बारे में चलो बता दिया था, और भी 2-3 इफेक्ट लेके आ गई थी। जैसे हाइब्रिडाइजेशन जब तक हम पहुंचे थे तो वहां हमने देखा कि जो शेप वाली चीजें थी, वो कमियां जो थी BSE-PR की, वो ओवरकम हो गई थी। लेकिन अब हमारे पास जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे मॉलिक्यूल के नए नए फंडे सामने आ रहे थे, जैसे कि उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसके बारे में पता ही नहीं पड़ पा रहा था। तो हमारे पास ये सारी कमियां और खामियां किसने दूर करी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आज आप लोगों को बताएगी कि आप किस तरीके से अपने मॉलिक्यूल को बनाते हैं और उनका अरेंजमेंट क्या रहता है, प्लस कुछ चीजें जो आपकी बुक में बोल दी गई हैं पर उनका एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, राइट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के बनाने से। बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास तब बनता है जब हमारे पास या तो वो सेम और एनर्जी ऑर्बिटल में हो, जैसे कि एक s है, क्या बोला मैंने? एक s। ये 1s का जो ऑर्बिटल है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मेरे पास जो मॉलिक्यूल 1s का बनाएगा वो दूसरा इसी के सामने आएगा। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो मेरे पास एक ऑर्बिटल बनेगा, यानी कि ये s का हमारे पास क्या होगा? एक एटम, एक s का एक एटम ये होगा, तो एक तो हमारे पास इधर आएगा ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल मेरे पास इधर है। अब कुल मिलाकर कहानी कैसे है कि यहाँ पे भी मेरे पास एक 1s है और यहाँ पे भी मेरे पास क्या है? एक 1s। ये तुम्हारे पास s ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल। लेट्स से मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। अब इस हाइड्रोजन में आप लोगों के पास 2 H दिखाई पड़ रहे हैं, तो एक H को ये जस्टिफाई करेगा और एक H को ये जस्टिफाई करेगा। तो एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोल रखा है? इनको एटॉमिक ऑर्बिटल और इनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर मैं H को सिंगल लेता हूँ तो मेरे पास ये H का, तो ये उसके एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन अभी जो हमारी किताब के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है, MOT शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या भरा जाएगा? हाइड्रोजन का एक एटम, और यहाँ पर क्या भरा जाएगा? हाइड्रोजन का एक और एटम। इसलिए इन ऑर्बिटल को क्या बोलूंगा मैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जब ये दोनों कंबाइन हुए तो इन्होंने किस स्ट्रक्चर को राइज दिया? इस वाले स्ट्रक्चर को। इसलिए इन वाले स्ट्रक्चर क्या बोलूंगा मैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल मेरे पास साइड वाले, और जो बीच वाले आएंगे हमारे पास कौन से हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, क्या भरेंगे, इसकी पूरी कहानी बड़ी लंबी सी होती है जो आपकी NCERT में दिया गया है। अब इसने बोला है कि आपके पास अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो वो कैसे बनता है। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो कैसे बनता है? तो याद करो ये साइन कुछ वेव फंक्शन हमने पढ़ा, राइट। अब ये कहता है कि जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ये हमारे पास 2 तरीके से बनता है। ये हमारे पास 2 तरीके से बनता है, और उन 2 तरीकों में से हम लोगों के पास 2 पॉसिबिलिटी होती है। आप याद कीजिए मैंने आपको ये चीज पहले बताई थी, क्या? कि अगर मेरे पास ऐसी वेव एक और वेव के साथ आ जाए तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, और ऐसी वेव ऑपोजिट नेचर की आ जाए तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, राइट। तो ये हमारे पास जो वेव है, जब ये दोनों ऐड होंगी तो हमारे पास साइन, लेट्स से ये ए है, और दूसरी वेव हमारे पास जो ऐड होगी वो बी वेव ये है। तो ये दोनों जब ऐड होंगी, दोनों कैसे हैं? कंस्ट्रक्टिव इन फेज है, दोनों सेम उसमें। तो हमारे पास इसको मैंने बी मान लिया, तो इसका क्या हो जाएगा? साई इज इक्वल्स टू साई ए प्लस साई बी। लेकिन
जो हमारे पास दूसरी कहानी आएगी अगर डिस्ट्रक्टिव की आई, एक ऊपर से गई और जो मेरे पास एक ऐसे गई, तो इसका रिजल्टेंट तो देखो ये आएगा, थोड़ा सा ये बड़ा और फिर ये बड़ा। लेकिन इसमें देखो ये इसका अपोज कर रहा है, ये ऊपर है तो ये नीचे है, ये नीचे है तो ये ऊपर है, तो कुल मिला के इसका जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। कम हो गया ना, तो ये वाला हमारे पास इसमें आया डिस्ट्रक्टिव, तो इसका मतलब इसका साइन क्या आ रहा है, साइन ए माइनस साइन बी। इसके बेस पर हम अपने ऑर्बिटल्स को दो क्लासिफिकेशन में बांट देते हैं। एक होता है हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक होता है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कौन कौन से आते हैं बेटा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये वाला और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये वाला। याद रहे बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारे पास हमेशा स्टेबल रहता है और एंटी बॉन्डिंग हमारे पास अनस्टेबल रहता है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि इसकी जब मैं फिलिंग करूंगा तो मेरे पास ये बेसिकली सिग्मा की बॉन्डिंग, किसकी है, सिग्मा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल में केवल और केवल सिग्मा बॉन्डिंग होगी। तो जो बॉन्डिंग आएगी क्या आएगी, सिग्मा 1s की बॉन्डिंग आएगी। तो यहाँ पर मैं इसे लिखूंगा सिग्मा 1s और ये बॉन्डिंग में है तो इसे ऐसे छोड़ दूंगा। जो एंटी बॉन्डिंग का है उसमें मैं स्टार लगा देता हूँ, सिग्मा स्टार 1s। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कैसे हैं, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। अब इसी के बेस पर मेरे पास चीजें आगे चलती जाएंगी और कॉम्प्लिकेट थोड़ा थोड़ा होती जाएंगी। लेकिन जब लेक्चर एंड होगा तब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन वो सिर्फ कॉम्पिटिशन के लिए है। जो बच्चे अभी 11th में बोर्ड्स के पेपर दे रहे हैं या फिर 11th क्लास में बैठे हैं उनको वो तरीका काम नहीं आएगा, उनको यही करके दिखाना पड़ेगा जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो आप लोग तुक्का तो नहीं है, वो परफेक्ट सही बैठेगा। तो आप लोग जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे पहले और उसके बाद हम लोग जो है ट्रिक पर जाएंगे। देखो बेटा, कोई ट्रिक व्रिक जैसी नाम की चीज नहीं है, मैं आपको सीधी कहानी बता देता हूँ क्या कहना चाह रही है पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हम लोग जब भी दो या डायटॉमिक की बात कर लेते हैं, ऐसे एटॉम्स को कहानी लेकर कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हमारे पास डायटॉमिक अभी शुरुआत हुई है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि जब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा मेरा एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, एनर्जी लेवल इंक्रीज होना मतलब स्टेबिलिटी का कम होना। हम लोग जानते हैं चीज, जितना एनर्जी रिलीज करेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, पोटेंशियल इतनी नेगेटिव उतना अच्छा। यहाँ पर हमारे पास अब ऑर्डर आने वाला है जो कि आपकी बुक्स में अगर आप देखेंगे तो फिगर 4.20 पर आपको दे रखा है और ये ऑर्डर किस टाइप के होते हैं ये मैं आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूँ। देखो बेटा, आप लोगों के पास दो टाइप के ऑर्डर आएंगे। पहला ऑर्डर आएगा फॉर एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन और इक्वल टू 14 है, यानी कि उन एलिमेंट्स को हम लोग कैसे भरेंगे जिनका एटॉमिक नंबर 14 या 14 से कम, ठीक है। आइए शुरुआत करें। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया है, एक हमारे पास इधर s का होगा, एक इधर s का होगा, क्या होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स और बीच में क्या बनेंगे हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आइए भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन को लेता हूं, तो हाइड्रोजन का मतलब मेरे पास H2, राइट। H2 का मतलब मेरे पास ये ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से कहानी आएगी। अब मैंने क्या बोला था, इनकी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग हमेशा आएगी। तो ये वाला हमारे पास नीचे लोअर एनर्जी में और ऊपर वाला हायर एनर्जी में। इसका मतलब हमारे पास जो H2 आएगा वो कैसे जाएगा, पहले एक ये फिर एक ये, लेकिन जब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो बेटा पहले इसको पेयरिंग अप करेंगे। हाँ जी, पहले इसको पेयरिंग अप करेंगे तभी ऊपर जा सकते हैं। यानी कि हम लोगों को सारे रूल जो ऑफ पॉली होन्स सभी रूल को ओबे करते हुए चलना है। अब भी देखो मैंने ये किया, मैंने यहाँ पे दो नहीं भरे, पहले मैंने इसमें भरा और उसके बाद जब मैं नीचे वाले में भर रहा था यहाँ की, तो मैंने इसकी पेयरिंग अप कराई, तब जाके मैं जो है आगे, ये पूरा शेल है ना, अगले शेल में तब जाऊंगा जब मैं इसकी पेयरिंग अप करा चुका हूँ, ठीक है। ये मेरा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मैं आपसे पूछूंगा बॉन्ड ऑर्डर क्या है। क्या पूछूंगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपके पास ये वाला जो ऑर्बिटल है ये क्या है? सिग्मा 1s और ये वाला क्या है? सिग्मा स्टार 1s। यानी कि ये किसमें है? बॉन्डिंग में, और ये किसमें है? एंटी बॉन्डिंग में। आप लोगों से अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाएगा, आप लोग सीधा कहेंगे नंबर ऑफ बॉन्डेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो आप लोगों के पास जो ऑर्डर आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 माइनस 0/2। इसी वजह से हमारे पास H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। याद रहे, बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव में जाना या फिर बॉन्ड ऑर्डर का 0 हो जाना हमारे पास बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है। यानी कि किसी भी चीज का अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया तो ऐसे समझना कि वो मॉलिक्यूल शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आइए अभी और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मैं कहता हूं आपसे कि He2 राइट। अब देखते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। क्या होता है बेटा हीलियम का एटॉमिक नंबर? 2। अब हीलियम का मेरे पास कहानी ऐसे चल रही है, इधर भी एक हीलियम है, इधर भी एक हीलियम है, H2 का मतलब ये हो गया कि इधर भी हीलियम है और इधर भी मेरे पास हीलियम है। अब 1s2 हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 1s2 2s2। ठीक है, तो हमारे पास हीलियम की कहानी तो ये रहती है। अब हीलियम के पास आप लोगों के जो कहानी रहेगी, हीलियम का नंबर 1s2 रहेगा, सिर्फ 1s2 2 नंबर ही होता है। तो ये तो आपके पास आ गया एक हीलियम का। अभी दूसरा हीलियम और है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा तीसरा इलेक्ट्रॉन, और चौथा इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भरेंगे, और ऊपर भी आपके पास ये पेयरिंग आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ बॉन्ड ऑर्डर हीलियम का निकाल के बताइए। तो आप कैसे बताएंगे? सर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 0। यानी कि He2 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, और यही कारण है कि आपका हीलियम मोनो एटॉमिक होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि हीलियम एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। ठीक है, ऐसे ही जब मैं आगे चलता जाऊंगा लिथियम की बारी आएगी तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s1 राइट। अब यहाँ पर देखिए कहानी ऐसे हो जाएगी ना, 2s1 लिथियम हमारे पास तीसरा एलिमेंट हो गया, उसका नंबर 3 है। तो मैं क्या कहूंगा? इसी से ऊपर ऑर्डर में जाऊंगा, यानी कि हो गई सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। अब मैं जाऊंगा सिग्मा 2s, इसमें जाऊंगा सिग्मा 2s। तो इसकी भी कहानी वही आएगी बेटा हमारे पास, पहले इधर करो फिर इधर करिए, ये बॉन्डिंग वाला, और ये हमारे पास आप समझ जाना आप कहानी। यानी कि ये मेरे पास क्या आएगी? सिग्मा 2s, और ये क्या आएगी? सिग्मा स्टार 2s। ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। इतना समझ में आया? अब लिथियम का अगर मैं भरूंगा तो लिथियम में कितना आएगा? 2s1। 2s1 का मतलब एक Li2 बता रहा हूं ना मैं, मतलब 2 लिथियम है, एक लिथियम इधर है, एक लिथियम का एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, एक लिथियम का एटॉमिक ऑर्बिटल ये उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो कैसे भरना है? 2s1 और 2s1 कर दिया कांड। अब भर दो यहाँ पे भैया, हो गया ना आराम से, सिंपल, समझ आ गया? तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 और 2 4। नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हो गए हमारे पास? 4 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ 2 है, 4 माइनस 2/2 यानी कि एक बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, निकालना आगे कैसे निकालेंगे? अब मैं आप लोगों को p ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन कराता हूं, और उसमें मैं आप लोगों को किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरने हैं इस चीज के बारे में समझाता हूं। हाँ जी, हमेशा पहले नीचे वाला भरना है, उसके बाद ऊपर भरना है। तो जब यहाँ पे 8 आ जाएंगे हमारे पास, तब हम लोग फिर ऊपर वाले में जाएंगे। हाँ जी, पहले 1s का भरना, उसका 2s का भरना पड़ेगा। हाँ, पहले 1s का भरना पड़ेगा, फिर 2s का भरना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग पहले एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे पूछता हूं कि H2 नेगेटिव और H2 पॉजिटिव इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए। चलिए, मैं आपसे अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा हूं
तो आपको पता है कि H2 नेगेटिव का मतलब सर ये होने वाला है, ये तो गायब हो जाएगा, 2s का मतलब नहीं है। H नेगेटिव का मतलब 2 तो H हो गए है ना, और एक नेगेटिव का मतलब मैंने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है। नेगेटिव का मतलब ये तो होता है कि एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो मेरे पास ये कहानी आ जाएगी, राइट। एक इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब मेरे पास कहानी ये हो गई है, इसको हटा देता हूं अभी के लिए। अब मेरे पास इसका बॉन्ड नंबर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग 2 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। क्लियर है बेटा? H2 नेगेटिव है ना, तो 2 तो नॉर्मल H2 के थे, H2 के नॉर्मल 2 तो यही थे, 2 और 1 3 रहेंगे टोटल। एक नेगेटिव लिया है तो उसको शो कैसे करोगे, इसको शो करोगे, 1 2 नॉर्मल वाले हो गए, तीसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा ये आ गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ H2 पॉजिटिव, 2 थे 1 दे दिया, तो कहानी हमारे पास देखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था हमारे पास 1/2 किसका है, H2 नेगेटिव का, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ H2 पॉजिटिव का, तो देखो बेटा 2 थे 1 दे दिया, पॉजिटिव का मतलब यही है 2 थे 1 दे दिया, तो यानी कि इसके पास कुल मिला के कहानी कुछ ऐसे रहने वाली है, एक ही इलेक्ट्रॉन रहने वाला है, राइट। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2 यानी कि 1/2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो 1 माइनस 0/2 कितना हो जाएगा 1/2, तो यानी कि हमारे पास H2 पॉजिटिव का भी 1/2 और इसका भी 1/2, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम, तो दोनों की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेम। देखो बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों के पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी, यानी कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। अब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है, तो हमें क्या पता पड़ रहा है कि इन दोनों की स्टेबिलिटी भी यहाँ पर इक्वल है, ऐसा आप लोग सोचेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। जी हाँ, गलत क्यों है आइए अब समझते हैं। मैंने आप लोगों को लेक्चर शुरू होते वक्त ही बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग में गया है तो वो अनस्टेबिलिटी कॉज करेगा, क्योंकि ये हायर एनर्जी वाला अनस्टेबल होता है। H2 पॉजिटिव का केस याद कीजिए, उसके केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डिंग में है। जरा H2 नेगेटिव का केस याद करना, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में पहुंच गया, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पहुंचने की वजह से मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी आ गई है, जिस वजह से उसका स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर आपके पास H2 का ज्यादा रहता है और H2 पॉजिटिव का ज्यादा रहता है, H2 नेगेटिव का हमारे पास उससे कम होता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ जंप कर जाता है, एंटी बॉन्डिंग में जंप कर जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अब हम लोग 2s खत्म, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर हमारे पास कहानी आने वाली है किसकी, बताइए। कहानी आएगी आप लोगों की केस नंबर 3, जहां पर आप लोगों का p ऑर्बिटल है। जब हमारे पास p ऑर्बिटल आएगा, ध्यान सुनना इस बात को, तो आपके पास जो एलिमेंट लेस देन 14 और 14 तक रहेंगे, यानी कि नाइट्रोजन तक के, उनके लिए तो कहानी ये वाली बनेगी। अब बेटा हमारे पास ये एलिमेंट्स लिख दिए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन्स कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स से आपको अभी कैसे समझ में आएगा देखिए। तो इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 14 और इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14, इसका केस अलग बनेगा। ये किसकी बात कर रहा हूँ, लेस देन 14। तो देखो बेटा, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि आपके कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात तो आपको पता ही है। अब अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये कहानी तक आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू, यानी कि नाइट्रोजन अगर डायटोमिक लूंगा N2, तो इसके 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन इसके लूंगा तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसकी कहानी कुछ अलग होने वाली है, पहले इसी कहानी को। यहाँ की कहानी कुछ ऐसी होती है कि इसमें जो हमारे पास p ऑर्बिटल आता है, वो पहले तो हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का आता है। डीजेनरेट मतलब जिनकी एनर्जी सेम रहती है, यानी कि ये 2px और 2py का पाई, तो ये क्या है पाई 2px, और ये वाला क्या है हमारे पास पाई 2py, ठीक है। और जो तीसरा इसका ऑर्बिटल है वो आता है हमारे पास यहाँ पर,
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा 2pz। याद रखना, जब भी हमारे पास ऐसा केस आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लेस देन 14 होगी तो हमारे पास ये वाला डायग्राम बनेगा। और इसके केस में हमारे पास पहले पाई वाले आएंगे और सिग्मा फिर ऊपर जाएगा। सेम कहानी यही हमारे पास हो जाएगी। देखो ये तो हमारे पास होगी बॉन्डिंग वाली। एंटी बॉन्डिंग की कहानी देख लेते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग में भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2πx, और ये क्या आ जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। ठीक है, और क्या बच गया हमारे पास, सिग्मा का 2pz था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन किसका, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz का। तो इस तरीके से आप लोगों को इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। दोबारा से करते हैं, इसको मैं शुरू से कर देता हूं एक बार, राइट। तो ये आपको मैंने एक रफ तरीका बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 14 जब होंगे तो हमारे पास कहानी कैसे चलेगी और हम लोग किस तरीके से भरने वाले हैं। सबसे पहले मेरे पास s ऑर्बिटल आएगा, वो भी 1s का। तो मेरे पास 1s का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बन रहा है, जिसमें कि मेरे पास की कहानी ये है कि ये सिग्मा 1s है और ये सिग्मा स्टार 1s है। ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, पहला केस। दूसरा केस, मेरे पास s ऑर्बिटल का ही है, जिसमें मेरे पास सिग्मा स्टार 2s वाला ये और सिग्मा 2s वाला ये था। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग किस पे, p पे। p के केस में जब एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास लेस देन इक्वल टू 14 है, उसकी बात कर रहा हूं, तो मेरे पास ये जो p ऑर्बिटल है इसकी कहानी ऐसे होगी कि मेरे पास ये डीजेनरेट, यानी कि पाई 2px और पाई 2py वाले पहले नीचे आएंगे और उसके बाद मेरे पास सिग्मा 2pz वाला ऊपर आएगा। कहानी में आपसे ये पूछता हूं कि ऐसा क्यों होता है, तो आप कहेंगे सर आपने बताया कि ये जो आप ऑर्डर बता रहे हो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, और इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के पास सिग्मा 2pz की एनर्जी यहाँ पर ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाई 2px या पाई 2py से, इसलिए ये ऊपर आएगा। ठीक है, अब इसी का एक बॉन्डिंग हो गया। जिस तरीके से यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग आई थी, इसकी हमारे पास क्या आएगी, एंटी बॉन्डिंग जो सेम ऑर्डर को फॉलो करेगी, यानी कि पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और ये क्या आएगी, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और ये इससे अटैच कर दीजिए। जैसे यहाँ पे सिग्मा 2pz था, यहाँ पर भी आप इसको थोड़ा साफ लिख लेना। ठीक है, मेरी सफाई तो आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं आपको C2 इसके इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आप कैसे भरोगे, देखो C2 में हमारे पास में कार्बन का वो देखो क्या होता है, हमारे पास 1s2 2s2 2p2 यही होता है हमारे पास। तो बेसिकली ऐसे हमें दो बार भरने हैं, 1s2 2s, क्योंकि हमारे पास C2 है ना, दोनों हमारे पास क्या है, C2 है, दो है भैया। 1s2 2s2 का मतलब हमारे पास बेसिकली 12 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 12 इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 चलना तो यहीं से पड़ेगा। अब हमारे पास क्या आएगा, ये बॉन्डिंग वाला और ये एंटी बॉन्डिंग वाला। ठीक है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि पहले एक बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। हालांकि ऐसा भी कह सकते हैं कि अप स्पिन वाले जितने भी रहेंगे हमारे पास वो बॉन्डिंग के और डाउन स्पिन वाले एंटी बॉन्डिंग के, उससे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी 12 इलेक्ट्रॉन वाले थे, 8 तो हमारे पास यहाँ पे खत्म हो गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 10 11। अभी हाफ फिल्ड हो गया है, तो हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, किसी को फुलफिल करके तभी तो हम इधर जा सकते हैं, तो इसलिए हमने इधर कर दिया 12। ठीक है, तो 12 का मतलब देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 तक क्या हो गए, 9 10 11 और 12। इसका बॉन्डर आपसे पूछेगा, तो बॉन्डर में हमारे पास क्या होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसमें, बॉन्डिंग में माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2, यही तो कहानी होती है हमारे पास। बॉन्डिंग काउंट करो, 2
4 और 4 8, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसमें आए, बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में देखो 4, तो 8 - 4/2, तो कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर इसका 2। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही अगर आप N2 का भरेंगे तो 12 के बाद 2 और आ जाएंगे 14, 13 14, तो उसमें हमारे पास यहाँ पर ही पहुंच जाएगा। ठीक है, देखो ना 13 14, 13 14, ये नाइट्रोजन का हो जाएगा। उसमें कितना हो जाएगा, यहाँ तो सेम ही है, बस ये और ज्यादा हो जाएंगे, 10 - 4/2, तो कितना आ जाएगा उसका बॉन्ड ऑर्डर 3, यानी कि नाइट्रोजन का हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये कहानी हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी। अब आते हैं हमारे पास क्या चेंज होगा अगर मैं 14 से ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को ले लेता हूं। क्या कहता हूं कि अगर मैं 14 से ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को ले लेता हूं तो हमारे पास क्या चेंज आएगा। लेट्स से कि मेरे पास मैंने ऐसा इलेक्ट्रॉन लिया है, ऑक्सीजन का ले लेता हूं O2, तो बेटा होगा क्या, देखो बस एक चेंज है। O2 के केस में ये सिग्मा 2pz नीचे आ जाएगा, पाई वाले ऊपर पहुंच जाएंगे, बाकी सब कुछ से कोई ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा 2pz के केस में चेंज आता है। यानी कि जो हमारे पास फॉर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14, उसका ऑर्बिटल हमारे पास कैसा बनेगा, तो ये देखिए इस तरीके से हमारे पास ये 1s तो आपको समझ में आ गया होगा, ये वाली कहानी भी आपको समझ में आ ही गई होगी अब 2s की। अब आते हैं 2p। 2p के केस में इस बार पहले सिग्मा बनेगा, यानी कि जो मेरे पास p ऑर्बिटल है इसका सिग्मा 2pz नीचे आएगा, और यहां पर हमारे पास बात करते हैं तो ये इस तरीके से कहानी है। तो ये क्या आएगा, पाई 2px और पाई 2p1। बस वो आगे रहेगा। हाँ, बस ये आगे आ जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी इसके केस में कम होती है। ऐसा क्यों होता है, अभी जब मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा उसके बाद मैं इसी टॉपिक पे आऊंगी ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सिग्मा 2px, और बाकी कोई चेंज नहीं है। वो जो ऑर्डर था यहाँ पर उसमें आपका कोई बदलाव नहीं रहेगा, ये वही रहेगा, पाई 2px का एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py का एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग। एक बात बताओ, 14 इलेक्ट्रॉन क्या 14 इलेक्ट्रॉन लिखने का क्या, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14, तो 14 तक तो पहुंचे ही नहीं हम, इलेक्ट्रॉन भर कितने रहे, यहाँ पे 14 हम लोग भर चुके थे। अगर आप यहाँ पे क्लास में मौजूद थे तो यहाँ पर हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन भर चुके थे, नाइट्रोजन केस हम लोग कर चुके हैं। अब N2 का मतलब 14 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, और अब हम लोग आगे पहुंच चुके हैं ये ऑक्सीजन के लिए, तो और ऑक्सीजन हमारे पास 16 हो जाएगा क्योंकि O2 हो जाएगा। तो हमारे पास ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 8, राइट। तो 8 और 8 16 हमारे पास जाएंगे, तो 8 तो इनमें भर गए। 8 के बाद देखो अब कैसे भर जाएंगे, 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी कि इस बार एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा पहले तो 1 और फिर 2, फिर 3 4 5 6, तो यहाँ पे 8 और 6 14, 15 और 16। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बताओ 15th इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, तो आपको बताना चाहिए पाई 2px में है या पाई 2py में या पाई एंटी बॉन्डिंग में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ये ऑर्डर अगर याद नहीं है तो आप फंस जाओ, क्योंकि मैं भी बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे ट्रिक तो बता दूंगा, बट अगर क्वेश्चन को डीप पूछना हुआ तो वो ऐसे पूछेगा कि बताओ 14th इलेक्ट्रॉन कहां पर है, फिर फंस जाओगे। तो उसमें ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ऑक्सीजन का है या किसका पूछ रहा है, तो उस और केस में आपका वो ट्रिक काम नहीं करेगी। वो ट्रिक काम करेगी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बॉन्ड निकालने के लिए। तो बेटा इस तरीके से आप लोग निकालेंगे, और इसका बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालोगे, यहाँ तक का 0 हो जाता है बेटा, यहाँ तक का 0 हो जाता है। क्यों, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सेम है, तो इसका ना निकालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऊपर देखो 2 4 6 -2, समझ गए, अरे ले लेना तब भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वल है। तो 6 - 2/2 कर दो, कितना आया, 2 आ गया ना, अरे नलायकों। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ के ले लेना तो भी कहीं फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। कितना हो जाएगा, 10 - 6/2, कितना आया, वो भी 2 ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन भरो या ना भरो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप ऊपर चलेंगे तो भर के ऊपर ही पहुंचेंगे, मतलब तरीका है, बट आपको क्लास में शो करने के लिए ये सब चीज करनी पड़ेगी।
अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ऑक्सीजन यहां पर हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। कैसा शो करता है? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ये हमें कैसे पता पड़ेगा? जबकि इसी के साथ ही जैसे कि फ्लोरीन वो डायामैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक। ऐसा क्यों? आइए अब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखना होता है तो हमें देखना होता है कि कंपाउंड में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपके पास आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन के केस में हमारे पास क्या आता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए वो क्या होता है हमारे पास? पैरामैग्नेटिक। अगर मैं बात करता हूँ किसकी? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन केस में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा। तो 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब 16 तक तो ये हो गया, 17 और 18 तो पेयर हो गया ना। इसलिए फ्लोरीन क्या है हमारे पास? डायटोमिक होता है। तो ये चीज आप लोगों से पूछी जाती है कि किस डायमैग्नेटिक, सॉरी फ्लोरीन डायटोमिक भी तो है F2, इसमें क्या गलत बोल दिया? पैरामैग्नेटिक मतलब ऐसे मैग्नेटिक कंपाउंड जिसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जैसे कि ऑक्सीजन था, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो पैरामैग्नेटिक, यानी कि ये कलर्ड प्रॉपर्टी शो करते हैं। और डायमैग्नेटिक हमारे पास कलरलेस शो करते हैं। इसका भी रीजन, एक काम करो, आप पहले इतना नोट करो और फिर मैं आपको और थोड़ा सा आगे लेवल बताता हूँ। तो बेटा अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन 14 से कम है तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास पाई नीचे और सिग्मा 2pz ऊपर, लेकिन जब कहानी होती है ग्रेटर देन की तो हमारे पास उल्टा हो जाता है कि सिग्मा 2pz वाला नीचे और पाई वाले ऊपर, राइट? ये दो केस बेटा एक्चुअल में सारी कहानी लाई करती है यहाँ पे इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल की वजह से। जो हमारे पास यहाँ वाला केस था, इसके केस में इंटरमिक्सिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? इंटरमिक्सिंग हो जाती है। इंटरमिक्सिंग होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनेंगे? इसके जो बनेंगे P और P के पीछे बनेंगे। ये बात तो हमारे पास पाई पाई के थे, तो ये हमारे पास PP मिक्सिंग के बॉन्ड इसके बनते हैं PP मिक्सिंग के। और इसके जो बॉन्ड, यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, इसके जो बॉन्ड बन रहे होंगे ये बन रहे होंगे S और P मिक्सिंग। ये हमारे ये सिग्मा 2pz है और ये पाई 2p और पाई 2p है। S ऑर्बिटल तो आएगा। अब जो हमारे पास और भी तो मॉलिक्यूल है ना, तो उस और मॉलिक्यूल के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा ना। इसके साथ यहाँ पे तो बॉन्ड बन गए, तो इसने जब और मॉलिक्यूल के साथ S में बॉन्ड बनाया तो इसका जो बॉन्ड आएगा किसका आएगा? S और P। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये PP की होती है वो PX और PI में होती है, और ये वाला जो सिग्मा बनाता है S के साथ ही बनाता है जनरली, है ना? ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग आई? SP की, और यहाँ पर कौन सी आई? PP की। अब याद रखना, जब भी हमारे पास PP और SP की कहानी आएगी तो स्टेबिलिटी कौन सी ज्यादा होगी? PP की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। PP की स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा? हमारे पास कम रही होगी, क्योंकि हमारे पास पता है कि स्टेबिलिटी और एनर्जी का केस क्या रहता है? उल्टा रहता है, राइट? अब यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा है। और मैंने क्या बोला था कि जब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ तो किस ऑर्डर में जा रहा हूँ? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये कहानी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई भी शेयरिंग या इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती। यहाँ पर कोई भी शेयरिंग या इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती। तो यहाँ पर सिंपल SS रह जाता है और यहाँ पर PP रह जाती है। और SS और PP में से हमारे पास जो स्टेबिलिटी है वो इसकी ज्यादा, क्योंकि आपको पता है कि S वाले और कोर रहते हैं, कोर रहता है इलेक्ट्रॉन के, स्टेबिलिटी तो उसकी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी? इसकी। तो ये कारण होता है कि P वाले ऊपर आ जाते हैं और S वाले नीचे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारे पास इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती है। एक क्वेश्चन जो दिमाग में आया, सर ऐसा हुआ ही क्यों?
कि 14 से ऊपर वाले ये ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, 14 से नीचे वाले ये ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो बेटा इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से था, जो कि कुछ ऐसे था। ये एक ग्राफ है जो कि हमारे पास एटॉमिक एनर्जी वर्सेस एटॉमिक ऑर्बिटल का बनाया है, ठीक है। अब हमारे पास देखा गया, जो हमारे पास सेकेंड ग्रुप की फैमिली है, जैसे कि कौन सी, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो इसका जो ये हमारे पास सेकेंड पीरियड के सारे, ठीक है, तो इनका जो हमारे पास था ऑर्डर कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास इसके नीचे ये किसका है, 2p का, 2p का जो एनर्जी था वो हमारे पास इस तरीके से थोड़ी थोड़ी डिक्रीज हो रही है। अब जो हमारे पास 1s के थे वो भी पास ही थे, ज्यादा दूर तो नहीं थे, ऐसे जा रहे थे। लेकिन यहाँ आते आते फिर जैसे जैसे हम लोग जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे तो पास होता जाएगा। तो इसका ऑर्डर जो है कुछ इस तरीके से ऐसे फॉलो। तो ये देखा गया कि जो यहाँ तक की कहानी थी तब तक तो बिल्कुल आपस में पास पास थे, यानी कि S और P यहाँ पर तो मिक्स हो पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी गैप आ गया। और जब बहुत ज्यादा एनर्जी गैप आया तो ये S और P आपस में कोई मिक्सिंग नहीं दिखा पा रहे थे। तो ये कारण था कि जो नाइट्रोजन तक के इलेक्ट्रॉन थे भैया, वहां तक की तो मिक्सिंग हो गई, यानी कि 14 तक की, और उसके आगे वाले मिक्स नहीं कर पाए क्योंकि वहां पे हमारे पास एनर्जी गैप काफी ज्यादा आ जाता है। एक क्वेश्चन और आपसे जो पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये रहता है कि आप लोग अगर जानना चाहते हैं एक नई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, तो आप जानिए आज डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। क्या होता है डायामैग्नेटिक? हमारे पास कोई भी कंपाउंड तब आता है जब हमारे पास सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड अप। और पैरामैग्नेटिक हमारे पास तब आते हैं जब हमारे पास सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, पेयर्ड अप ना हो। लेकिन कहा ऐसा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जब अनपेयर्ड रहेंगे, यानी कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में, तो हमारे पास कलर शो करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास बिल्कुल पेयर्ड अप रहेंगे तो कोई कलर शो नहीं करेंगे। अब अगर मैं इस बात को यहाँ पर लगाता हूं तो कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिले थे, और वो एक्सेप्शंस मैं आज आपको करा दूं। देखिए कैसे। कहानी ये है कि अगर मैं ऑक्सीजन का यहाँ पर MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ तो क्या आएगा, देखो 2 4 6 8 तो फिक्स है, मैं सिर्फ और सिर्फ 2p का लेके चलता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास O2 का नंबर कितना आता है, 16, और 16 का मतलब मेरी कहानी कैसे वाली होगी, सिग्मा 2pz पहले आएगा, तो मैं यहाँ पर सिग्मा 2pz बनाऊंगा, और फिर मेरे पास क्या आएंगे, ये आएंगे पाई वाले, और फिर फर्दर मेरे पास क्या आएगा बेटा, पाई वाले आएंगे, और ऊपर क्या आएगा मेरे पास, सिग्मा, ठीक है। नॉर्मल केस ऑक्सीजन के 16 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, तो 16 इलेक्ट्रॉन का मतलब 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, राइट। अब देखिए होता क्या है, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 और 16, राइट। अब यहाँ पर आपको बताई गई थ्योरी के हिसाब से ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक, ये बात तो ठीक है कि ये ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं यहाँ पे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब हमारे पास पैरामैग्नेटिक है, ये बात बिल्कुल समझ में आती है। और बताई गई थ्योरी के हिसाब से ऑक्सीजन हमारे पास कलर्ड कंपाउंड आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ऑक्सीजन आपके पास कलरलेस होता है। और इसी के साथ ही भैया जैसे कि फ्लोरीन, फ्लोरीन का अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो भाई तो कहीं सेम ही आएगी, 16 तक, 18 ही तो होता है फ्लोरीन का, इसमें क्या आ जाएगा, तो ये वाला बना रहा हूँ बस, 17 15 16 17 18, और ऊपर इसका एक सिग्मा 2pz का एंटीबॉन्डिंग है, राइट। अब यहाँ पर ये तो फ्लोरीन का है और ये ऑक्सीजन का है। मैं कह रहा हूं कि फ्लोरीन आपके पास डायमैग्नेटिक है, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाली थे। पैरा और डाई का समझ में आता है
लेकिन सर आपने बोला था पैरा वाले कलर्ड होंगे और डाया वाले कैसे होंगे, अनकलर्ड होंगे, कलरलेस होंगे। लेकिन ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप बता रहे ऑक्सीजन कलरलेस है और फ्लोरीन हमारे पास क्या है, कलर्ड है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है बेटा, इसके पीछे एक नया आता है रूल आपका, होमो-लूमो रूल। क्या आता है, होमो-लूमो रूल। जी हाँ, ये रूल जितना अपने आप में नाम में निराला है उतना ही काम में भी निराला है। कैसे, होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होता है होमो का मतलब, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और लूमो का मतलब क्या होता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब दोनों का केस देखते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो हमारे पास हाईएस्ट वाला ऑक्यूपाइड ये है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का होमो, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का लूमो। ठीक है। अब यहाँ पर होता ऐसा है कि कलर को आने के लिए, या कोई भी कलर आपको कब दिखाई देता है, चैप्टर सेकंड में जाते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर स्टेट में जाता है और उस स्टेट से वापस आ रहा होता है, तब आप लोगों का इलेक्ट्रॉन कलर एमिट करता है, राइट। यहां पर कहानी क्या होती है कि जो आपका एनर्जी गैप है बिटवीन होमो और ल्यूमो ऑक्सीजन के केस में, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप भी नहीं कर पाता है। और जब इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पाया तो वापस तो आएगा नहीं, इसीलिए ये कलर कंपाउंड नहीं दिखाता है। ऑक्सीजन बीइंग पैरामैग्नेटिक इज कलरलेस ड्यू टू होमो-लूमो। लेकिन आंसर लिख देना क्योंकि इसमें एनर्जी गैप ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ऊपर नहीं पहुंच पाता। लेकिन फ्लोरीन डायामैग्नेटिक होने के बावजूद भी यहाँ पे खाली ऑर्बिटल है, ऊपर आराम से जा सकता है, हल्की सी एनर्जी ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर जाएगा उससे फिर वापस भी आ सकता है, और वापस आते समय क्या कर देता है, कलर प्रोड्यूस करता है। इसीलिए आपके पास क्लोरीन या फ्लोरीन तो आपको कैसे दिखाई देते हैं बेटा, कलर्ड, लेकिन ऑक्सीजन कैसा होता है आपका, कलरलेस ड्यू टू होमो-लूमो कॉन्सेप्ट। ये आप लोगों को पता रहना चाहिए कि आपके पास किस तरीके से कौन से कंपाउंड क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। ल्यूमो में लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ जी। अब यहाँ पर बेटा ये तो है बेसिक थ्योरी जो आप करेंगे। अब आते हैं कि मैं आपसे कैसे क्वेश्चन की उम्मीद रखता हूँ और आपसे कैसे आंसर की उम्मीद रखता हूँ। मैं आपसे आंसर की उम्मीद रखता हूँ मात्र 10 सेकंड, और क्वेश्चन यही दूंगा। तो आप कहोगे सर क्यों मस्ती कर रहे हो, 1 घंटे से तो वैसे ही पकड़े ये पढ़ते पढ़ते, और आप कह रहे हो 10 सेकंड में आंसर दे दो। आधा घंटा तो अभी हम पहले इसको बनाने में सोचेंगे कि सिग्मा क्या है। बेटा सुनो, 10 सेकंड की ट्रिक सुन लो। इसे मैं हटा दूं? अब सुनिए बेटा, आपको एक नंबर याद रखना है, 14 सॉरी, ठीक है, 1 4 14, ठीक है। तो ये जो नंबर है बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है, और ये नंबर, हाँ बेटा सुन ले, सुनना, रुक जा, बहुत सी हिंदी ऐसी है, हम क्या करें, 14, ठीक है, नहीं ज्यादा मत करो बेटा, बस बहुत चाहिए ना। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि 14 का जो आपको बॉन्ड ऑर्डर है वो याद रखना है। एक तो याद रख लोगे, एक रख लो कसम से, बस एक। 14 का, और वो भी याद नहीं हो जाए ना, तो ऐसे याद रख लो, इधर पीछे माइनस लगा, तो 4 - 1 क्या होता है, बात कर सी गई। मैंने कहा 4 - 1 करना है, मैंने नहीं बोला कि 4 माइनस पे, मैंने कहा इधर चले जाओ। तो इसका कितना है, 3। 14 में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। एक काम करो, आधे आधे कम करते जाना, एक नंबर ऊपर जाओगे तो आधा कम, एक नंबर नीचे जाओगे तो आधा कम। आइए, 13 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5। 12 का कितना हो जाएगा, 11 का कितना हो जाएगा, सिमिलरली 15 का 2.5, 16 का 2, 17 का 1.5, 18 का 1, 19 का आधा, 20 का, अंडा, सिमिलरली इधर 11, 10 का 1, 9 का 8 का 0। अब आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। देखो बेटा ध्यान से, मैं आपसे कहता हूं O2 कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 8 दूनी 16, 16 पे बॉन्ड ऑर्डर खत्म। इतना सब कुछ क्यों पढ़ा था सर फिर हमने, अच्छा नहीं मजा आया। N2 बॉन्ड ऑर्डर बताओ,
याद हो गया? 10 सेकंड लगे तुम्हें? 1 सेकंड में आंसर बता रहे हो। अच्छा CO बताना जरा। आराम से गिनो इसके इलेक्ट्रॉन। हाँ 3 ठीक तो है 3। अब मैं आपसे कहता हूं अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। O2 2 नेगेटिव, O2 2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। करिए इनको ऑर्डर में अरेंज कर दो इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर में। बेटा जिन्होंने कर लिया है बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया वहां देख लीजिए। O2 का 16, O2 नेगेटिव 18, O2 पॉजिटिव 14, इसका आपके पास आ जाएगा 15 और इसका आएगा 16। तो ये आ गया 3, ये आ गया आपके पास 2.5, ये आ गया 2 और ये आपके पास कितना आ जाएगा 1 और 16 पे कितना आता है आपके पास 2। अब कर लो राइट। तो ये गलत तो नहीं है, गलत ही है ना, 17 आएगा ना इसका। तो हाँ ये 17 आएगा। 17 पे हमारे पास आता है 1.5। तो ऑर्डर सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ये ऑर्डर आप लोगों का हो गया आराम से। अच्छा एक कहानी और करके दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगी तुम्हें आता है। CO पॉजिटिव, CO नेगेटिव और N2 डाल दो। आन तो क्या हो रहा है? हाँ देखो बेटा करके देखो, सबसे ज्यादा N2 की होगी। अब कुछ दिया तो कुछ तो घपला होगा ही। अब बेटा आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करके इसका 14 निकाला होगा। इसका कितना निकाला है? 13। इसका कितना निकाला है? 15 और इसका 14। ठीक है। तो आपका बॉन्ड आया होगा सबसे पहले N2 इक्वल टू COO यानी कि CO। इन दोनों में से किसका डाला है? फिर ये तो बराबर ही आ रहे हैं दोनों और ये ज्यादा है और CO पॉजिटिव और ये जो है आपका क्या है इक्वल टू आपका CO नेगेटिव। इक्वल टू नहीं आएगा, वो नेगेटिव है इसलिए वो पहले तो बेटा ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में किसमें जाएगा उसके हिसाब से करते हैं। यहाँ पर तो ठीक है चलो तुम्हारा 14 3 आ रहा है, फंसोगे नहीं। पर यहाँ पे तो आपको मैं बता चुका हूँ क्योंकि हाइड्रोजन वाला केस याद करो। लेकिन ये ऑर्डर पूरा गलत है। अच्छा मैं कहूँ कि ये वैल्यू भी गलत है तो क्या कर लोगे? कर तो क्या ही लोगे, कुछ नहीं कर सकते। बेटा याद रखें यहाँ पर आप लोगों के पास सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर CO पॉजिटिव का रहता है। इसका जो वैल्यू आती है वो 3.5 आती है। एक्सेप्शन केस तो नहीं, एक्सेप्शन तो कोई ना कोई रीजन रहता होगा। दरअसल क्या होता है कि इसका जो हमारे पास ये 2s वाला सिग्मा होता है, 2s वाला सिग्मा होता है वो काफी बाहर आता है। मतलब 2p वाले पहले भर जाते हैं। तो देखो ऐसे हमारे पास ऑर्डर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या था? 1s देखते जाओ, 1s 2s। फिर हमारे पास क्या था? 1s पहले बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 1s का एंटी बॉन्डिंग, फिर क्या होता हमारे पास? सिग्मा 2s का बॉन्डिंग, फिर हमारे पास क्या होता है? सिग्मा 2s का एंटी बॉन्डिंग। पर इसका सिग्मा 2s का एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं है, एक्सेप्शन। और आगे पहुंच जाता है और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? पाई 2px, तो पाई 2px, फिर पाई 2py और सिग्मा 2pz और फिर जाके आपके पास क्या आता है? सिग्मा 2ps मतलब सिग्मा 2s। ये कहानी आपके पास आती है। तो यहाँ पर आते हैं 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 और कितने 13 थे ना हमारे पास? 13 ये हो 13 इलेक्ट्रॉन थे ना हमारे पास। अब देखो क्या होता है बॉन्ड निकालने का तरीका? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। चलिए बॉन्डिंग गिनो, 2 4 6 8 10 यही है। तो 10 बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग काउंट करो, 2 और एक 3। 10 माइनस 3/2 कितना आ गया? 7/2 यानी कि 3.5। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एक्सेप्शन है। जब आप अच्छी बुक्स करोगे तो आपको ये ऑर्डर मिल जाता है जिसमें बच्चे काफी फंसते हैं। ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन 3.5 नहीं दे रखा तो ये वाला ले लेना, बट अगर ऑप्शन 3.5 दे रखा है 3.5 विल बी द करेक्ट वन। और उसका रीजन आप लोगों के सामने ये आ जाता है। CO पॉजिटिव का सबसे ज्यादा है। जी हाँ CO पॉजिटिव का सबसे ज्यादा है, इसके हिसाब से अरेंज करें ना। फिर N2 और इसका बराबर है, सबसे कम हमारे पास किसका आएगा? CO नेगेटिव का। ये आप लोगों के पास
एक टॉपिक जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अभी खत्म होने से पहले आप अपनी एनसीईआरटी का डायग्राम देखिए। एनसीईआरटी का डायग्राम अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यही जो येलो पेज पे डायग्राम है, जो बड़ा बड़ा सा पिंक से कलर के कलरफुल बॉक्स ऐसे ऐसे हमने बना रखे हैं, उस डायग्राम को आप लोगों को ध्यान से समझना है। सबसे पहले उसने ऐसे ऐसे दो गोले बना रखे हैं और इन दो गोलों को लिखा रखा है 1s 1s और ऊपर लिखा रखा है एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिख रहा है। और उसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर हमारे को दिखा रखा है वो कुछ इस तरीके से दिखा रखा है, राइट। एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास जो ये चीज दिखा रखी है, ये वाली जो खाली है ये हमारे पास बेटा नोडल प्लेन, यानी कि जब भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन है। लेकिन इसके नीचे जाओ, जब आपके पास कहानी कैसी है, दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि इन फेज वाले, ये आउट ऑफ फेज डिस्ट्रक्टिव फेज है, ये कंस्ट्रक्टिव फेज है, इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आप देखो आपको क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा एक स्फीयर मिल रहा है, सिग्मा 1s का स्फीयर आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। ऊपर वाला आधा हाँ आधा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये हमारे पास देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव किया, देखो ये पॉजिटिव माइनस ये किया है हमने, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग मिल रहा है। लेकिन हमारे पास बॉन्डिंग में तो देखो बीच में लिख रखा है पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव समझाया था मैंने आपको, इसमें माइनस करते हैं डिस्ट्रक्टिव में, इसलिए हमारे पास ये कहानी है। इसमें प्लस किया तो हमारे पास इसमें क्या कहानी आई, आपके पास ये कहानी है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, सिग्मा 2pz और सिग्मा 2pz का आप लोग डिस्ट्रक्टिव देखिए। तो डिस्ट्रक्टिव में आपके पास कहानी देखो ऐसे आ रही है, एक इसके साथ ये एक बड़ी वाली, ये पॉजिटिव में अगर है तो ये वाली हमारे पास, ये मैंने आपको करा चुका हूं पहले भी, ये नेगेटिव और ये हमारे पास इस तरीके से कहानी आ रही है। तो यहाँ पर भी एंटी बॉन्डिंग के केस हमारे पास क्या आ रहा है, नोडल प्लेन आ रहा है। लेकिन जरा दूसरा चेक करना, 2pz का, उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, बीच में एक बड़ा पॉजिटिव और इधर साइड में नेगेटिव और इधर साइड में नेगेटिव, छोटे छोटे, यही कहानी हो रही है। ये किसकी कहानी है, जब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव फेज की कहानी है। अब नीचे आओ एक बार, 2px जब हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में केस है तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो प्लस माइनस ये आपको दे रखा है। एंटी बॉन्डिंग के केस में हमारे पास कहानी कैसे हो गई है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो एक ऐसे ऐसे हो रखी है और उसके बाद एक ऐसे और फिर ऐसे। अब देखो इधर ये प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस है, ये प्लस है, ये आपको देख रखा है। यहाँ पे एक नोडल प्लेन चेक किया तो ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है, यानी कि आपके पास ये कहानी आ गई इस तरीके से। अब दूसरा हमारे पास जो है नीचे देखिए कंस्ट्रक्टिव में अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव का हमारे पास क्या आ रखा है बेटा, बताइए। 2px और 2px को मिलाया तो हमारे पास एक ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ठीक है। ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है। अच्छा, इसमें भी हमारे पास ये वाला नोडल प्लेन है। अब एक चीज ध्यान से आपसे पूछते हैं, इनमें से कौन सा जेरार्ड है, कौन सा अनजेरार्ड। क्या पूछते हैं, जेरार्ड और अनजेरार्ड। अभी जेरार्ड और अनजेरार्ड क्या बताया, देखो बेटा, जब हम लोग एक जगह पर बीच में से चलते हैं, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, तुम्हारी मर्जी कहीं पे भी चलो, अगर सेम चीज मिल रही है तो तुम्हारे पास जेरार्ड है। आपको सेम डायरेक्शन में जाना है, याद रखना, तो जेरार्ड, हाँ मतलब दोनों तरफ सेम चीज होनी चाहिए। अगर सेम चीज मिलेगी तो जेरार्ड कॉन्फ़िगरेशन और अगर नहीं मिलेगी तो अनजेरार्ड कॉन्फ़िगरेशन। आइए इसके केस में देखते हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हो गया सेंटर में, इधर गया पॉजिटिव, इधर गया नेगेटिव, तो ये अनजेरार्ड हो गया। मैं यहाँ पर गया, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल था, मैं इधर जाऊं तो भी सेम चीज मिलेगी, इधर जाऊं तो भी सेम चीज मिलेगी, तो ये जेरार्ड हो गया। मैं बीच में खड़ा हो गया, इधर आया तो पॉजिटिव मिल रहा है, देखो छोटा पॉजिटिव है छोटा, इधर गया तो नेगेटिव मिल रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अनजेरार्ड हो गया। लेकिन इधर देखो मैं बीच में खड़ा हो गया, इधर गया तो पॉजिटिव, इधर गया तो नेगेटिव, इवन जब हल्का सा बाहर निकले तो नेगेटिव, हल्का सा बाहर निकले तो नेगेटिव, सेम है, इसलिए जेरार्ड। ये केस देखो बीच में खड़ा हो गया, डायगोनल इधर चला तो पॉजिटिव, इधर चला तो पॉजिटिव, ये जेरार्ड। और इधर देखो ऊपर चला सेंटर से तो पॉजिटिव, नीचे चला गया तो नेगेटिव, तो ये क्या आ गया हमारे पास, अनजेरार्ड। तो ये आप लोगों से आईआईटी वगैरह में पूछा तो ठीक है, नीट में तो मुश्किल है इसके चांस, बट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों से एक दो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो आप लोगों से पूछे जाते हैं वो इसके होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, इतना नोट कीजिए। फिर 5 मिनट की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बची हुई है, उसे खत्म करें।
तो बेटा मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। क्या पूछेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो हमारे पास तब बनता है जब कोई भी एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FON हाइड्रोजन के साथ मौजूद रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ वे बनाए, कई बार देखा गया कि CF भी हमारे पास आकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। क्यों बनाते हैं? एक्चुअल में यहाँ पर रोल आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्लास 10th में भी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं कि जो फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। ये अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज को रखते हैं, इनके ऊपर हमारे पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है और ये हाइड्रोजन बेचारा डेल्टा पॉजिटिव रहता है। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आपके बॉन्ड बन जाते हैं और इस बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। पोलर डैश मतलब बॉन्ड F ने H के साथ बनाया, O ने H के साथ बनाया, N ने H के साथ बनाया। तो ये नहीं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन ऐसा चाहिए कि FON और CN इनके साथ ही बनाए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा रहता है। मोरओवर आपसे पूछेगा कि इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जिसकी ज्यादा वही आपके पास स्ट्रॉन्ग। बट आपसे ऐसे पूछ रहे FH और H2O इन दोनों में से किसकी ज्यादा है, तो इस बार इसकी हो जाएगी। इसमें दो आ गए ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इस हिसाब से मतलब 2H। ठीक है, तो इसके केस में हम लोगों से पूछा जाएगा कि किस तरीके से हमारे पास जो बॉन्ड है, ये वाला नहीं H2F, और अगर मैं इसे पूछूंगा तो हमारे पास ये कहानी हो जाएगी। और अगर मैं कहता हूं कि आप लोगों के पास इसी बेस पे ऑर्डर करो, तो आपको याद रखना है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या रहेगा, बॉन्ड उसी की तरफ ज्यादा आएगा। बॉन्ड कह रहा हूं जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसका होगा, जिसके हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आप लोगों से 2-3 चीजें पूछी जाती हैं। एक तो पूछी जाती है, अच्छा वो जो मैंने आपको पिछले वीक वो कराया कौन सा बॉन्ड ऑर्डर, उसके बेस पे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको कहा ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर लगाओ, तो आपसे कह देगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ लगाओ। जो बॉन्ड ऑर्डर का आया था वही स्ट्रेंथ का, लेकिन ये इनवर्सली रहता है बॉन्ड लेंथ के, यानी कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या होगा, सबसे कम। और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में आपको करा चुका है। वापस आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक हमारे पास होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक होती है इंटर और एक होती है इंट्रा। क्या अंतर होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पे वर्ड है इंटर तो समझना इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और जहां पर वर्ड है इंट्रा तो समझना विद इन द मॉलिक्यूल्स। यानी कि जब बॉन्डिंग मेरे पास कुछ इस तरीके से है, एक H2O और दूसरे H2O के लिए अलग अलग हमारे पास स्पीशीज हैं, जब बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हमारे पास कोई बॉन्ड आ रहा है तो ये हमारे पास कौन सी है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होगी, देखो ये O H H, ये O ये H। अब इसका ये जो हमारे पास H है इस तरफ डाल दे, ये वाला इस तरफ, ये O और H के बीच में क्या हो रही है हमारे पास, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, ये एक हो गया, और दूसरा भी हमारे पास देखो क्या होगा, हमारे पास C डबल बॉन्ड O OH और हमारे पास CH3। अगर ऐसे आएगा तो यहाँ पर देखो ये वाला O इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। मैंने ये तो बताया हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन क्या है, FON में से अगर कोई भी एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कुछ केस में हमारे पास CH बनाया जाता है। ये सब हमारे पास पोलर क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि इनके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव देखा गया है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के केस को हम लोग पोलर बोल देते हैं, इसलिए इसको हम लोग पोलर बॉन्ड भी कई जगह पर कह देते हैं। ये चीज समझ में आ गई, इंटरमॉलिक्यूलर इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब
आप लोगों के पास आता है इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या आता है? इंट्रामॉलिक्यूलर। तो बेटा एक कंपाउंड है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या बोला मैंने? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो देखो बेटा, बेंजीन के ऊपर जब OH लगता है वो हमारे पास होता है फिनॉल, और ऑर्थोनाइट्रो का मतलब यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर NO2 का। तो हुआ क्या कि ये स्ट्रक्चर पूरा अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन इसी स्ट्रक्चर के अंदर अब और ज्यादा स्टेबिलिटी पाने के लिए ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ ये देखो बॉन्ड बना रहा है। ये क्या हुआ? मॉलिक्यूल के अंदर ही बन गया, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद इन द मॉलिक्यूल, तो हमारे पास क्या आएगा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही एक हमारे पास कंपाउंड होता है सैलिसैल्डिहाइड। क्या होता है बेटा हमारे पास? सैलिसैल्डिहाइड। क्या होता है बेटा सैलिसैल्डिहाइड में? हमारे पास फिनॉल के साथ हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है ऑर्थो पोजीशन का। तो ये फिनॉल हमारे पास आ गया, और ये C डबल बॉन्ड O और H। तो अब भी वही कहानी होगी, इस O और इस H के बीच में क्या आ जाएगा? एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। तो ये भी किसका एग्जांपल है आपके पास? इंट्रामॉलिक्यूलर का। और करना चाहो तो सैलिसाइलिक एसिड OH के साथ C डबल OH, तो ये तो यही रहेगा, बस OH डाल देना। उसे सैलिसाइलिक, इसे कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रहता है? इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बनाएंगे वो हमारे पास। आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होता है, तो आप क्या कहेंगे बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग आर स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, क्योंकि ये हमारे पास बिटवीन द स्पीशीज बने होते हैं। ठीक है, ये तो पहले से है, बस इनमें थोड़ी सी और स्टेबिलिटी का ऑर्डर प्रोवाइड करने के लिए आपसे पूछ लेते हैं। एक आध एक्सेप्शन केस जो आपको पता होना चाहिए, वाटर लिक्विड स्टेट में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे ये ऑक्सीजन है, ये हमारे पास ऐसे जुड़ा हुआ है, राइट, और ऊपर से फिर हमारे पास ऐसे जुड़ेगा, इधर एक हाइड्रोजन से फिर एक इधर होगा H। ये लिक्विड स्टेट में ये कहानी होती है। तो एक ऑक्सीजन मेरे पास दो हाइड्रोजन से जुड़ा होता है यहाँ पे। मतलब मैं अगर ढंग से स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जब आपका मैं पूरा वाटर मॉलिक्यूल पढ़ाऊंगा H हाइड्रोजन के बारे में, जब हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वीडियो में कराऊंगा। अभी बस याद रखिए इसे, क्योंकि आपको क्वेश्चन मिलेगा कि जो आपके पास लिक्विड फॉर्म होता है, इसमें आपको जब ऑक्सीजन बनाया जाएगा तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि सिर्फ और सिर्फ दो मॉलिक्यूल से अटैच है। तो ये एक H और ये एक है, ऊपर नहीं आएगा। ऐसे हमारे पास अगर मैं कर रहा हूँ तो इस तरीके से कहानी आएगी। तो इसलिए हमारे पास इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट टचिंग नेबर, कितने पड़ोसियों को वो छू रहा है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर सिर्फ 2 को छू रहा है, इसलिए लिक्विड फेज में पाया गया ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2। लेकिन जब ये कहानी आइस में आ जाती है, यानी कि बर्फ बन जाती है, तो बर्फ बनने की वजह से इसके पास जो लोन पेयर वगैरह भी रहते हैं ना, 2 लोन पेयर, इसके ये 2 लोन पेयर भी इधर H जाएगा, इधर H जाएगा। ठीक है, ऐसे इधर जो ऑक्सीजन होगा उसके भी हमारे पास ऐसे ऐसे, और 2 H तो इसके साथ हैं। तो एक ऑक्सीजन हमारे पास कितने से जुड़ा हुआ है? 4 से। तो इसका मतलब जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है आइस का, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? 4 आता है। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर आइस में क्या होता है और हमारे पास लिक्विड में क्या होता है। दरअसल इसी कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है? इसका डेंसिटी क्या हो जाती है? इसकी कम हो जाती है, और इसी वजह से आपका आइस फ्लोट करता है वाटर पर। ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ पे केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, और केज लाइक स्ट्रक्चर हम लोग जब हाइड्रोजन करेंगे तब करेंगे। तो आपका ये चैप्टर बेटा पूरा खत्म हो चुका है। एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ एडिशनल चीजें भी हम लोगों ने कर ली हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब नया चैप्टर शुरू करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।